आदाब नाजरीन, मैं रियाज़ मलिक आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और लेकर हाजिर हूं हमारी खुसूसी पेशकश यंग आइकन। कुछ आवाज़ें सिर्फ दिल को नहीं छूती बल्कि वक्त की गर्द को भी मात दे देती हैं। ऐसी ही एक आवाज़ जो नरमी, तहजीब और दर्द की मिठास लिए हुए थी, वो आवाज़ थी मरहूम तलत महमूद साहब की। एक ऐसा नाम जिसने गज़ल को नई ज़िंदगी दी, फिल्मी गायकी को विकार बख्शा और जिसकी आवाज़ में वो कशिश थी कि सुनने वाले पलक झपकना भी भूल जाते थे। आज कई दहाइयाँ गुजर जाने के बाद भी उनकी गायकी की खुशबू फ़ज़ा में बसी हुई है और इस खुशबू को संभालने, इसे नई नस्ल तक पहुंचाने का काम जिस शख्सियत ने निहायत मेहनत, खुलूस और तहकीक के साथ अंजाम दिया है, वो है सहर जमा। आइए इस्तकबाल करते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सहर जमा, हमारे शो में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी रियाज, बहुत शुक्रिया। सहर साहिबा, आपका एक फैमिली बैकग्राउंड है। आपने उसके बाद जो अपनी तालीम हासिल की जामिया मिलिया इस्लामिया से, आपने जर्नलिज़म का कोर्स किया और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ बड़े जो चैनल्स थे उन टीवी चैनल्स में, न्यूज़ की जो एजेंसीज़ होती हैं उसमें भी आपने काम किया, बहुत बड़े लेवल पे जाके काम किया। जानी मानी आप एक जर्नलिस्ट हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद आप टीवी से थोड़ा दूर नज़र आने लगी। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि मैं पिछले 2 साल से अपने किताब में मसरूफ़ थी जी। और मैं ये तो नहीं कहूँगी मैं जर्नलिज्म से दूर हो गई, क्योंकि अभी आप अगर जब किताब की बात करेंगे तो यू विल रियलाइज़ और आपके देखने वालों को भी पता चलेगा कि ये किताब भी एक बहुत बड़ा जर्नलिस्टिक काम रहा है। जी जी। तो जर्नलिज्म से ही जुड़ी रही, अलग बिल्कुल नहीं हुई हूँ। नहीं, मेरा मतलब मेरा ये था कि टीवी चैनल्स पे जाके आप बाकायदा एक बड़ी एंकर थी जी, रिसर्च बेस्ड काम भी किया करती थी जी। और उस तरह से फुल फ्लैश वे में काम ना करके आप फ्रीलांस के तौर पे आपने फिर अपने आप को इस्टेब्लिश किया। और जैसे अभी आपने किताब के बारे में बताया हमें, तो मैं जानना चाहूँगा डिटेल में कि ये किताब जो आप कहाँ से जहन में आया कि आप जो है किताब लिखें? जिन शख्सियत पे मैंने किताब लिखी है, तलत महमूद साहब, जर्नी ऑफ लाइफ, उनका जो सफ़र रहा है उनकी ज़िंदगी में, उससे बहुत फैसिनेटेड रही। ये बिल्कुल एक अहम बात है कि वो मेरे नाना जी थे, मामू नाना, हम उनको बम्बई नाना बुलाते थे, मेरे नानी के भाई थे वो। और क्योंकि वो बम्बई में रहते थे, हमने ये सोच के नहीं बोला कि इनको नाना जान बोलो या नाना जनिया बोलो, तो हमने बोला चलो बम्बई नाना। बच्चों के लिए हम जब बच्चे थे तो यही आसान था, तो बम्बई नाना उनको बुलाते थे। तो ये मेरी ज़िंदगी से बहुत जुड़े रह चुके हैं। पहली वजह तो ये थी, मगर मैं समझती हूँ कि उससे कहीं ज़्यादा बड़ी वजह ये थी कि मैं चाहती थी कि सब लोग इनके सफ़र के बारे में जानें, क्योंकि 2024 इनकी जन्म शताब्दी थी और मुझे ये ख्याल आया 2022 में, और इसका श्रेय भी मैं अपने पत्रकारिता को ही देती हूँ, क्योंकि जैसे रियाज, आप और हम लोगों की आदत बन जाती है कि टाइमिंग के बारे में सोचना, और ब्रेकिंग न्यूज़ करते करते हम यही सोचते हैं कि एक स्टोरी को सही वक्त पे कब प्रेजेंट किया जाए। सही बात। तो 2022 में मुझे ये ख्याल आया कि आने वाले 2 साल में इनकी सेंटिनरी हो जाएगी, 100 साल इनके हो जाएंगे, और आने वाले 2 साल ही मेरे लिए वो वक्त था कि मैं रोज़मर्रा के टेलीविज़न पत्रकारिता से थोड़ा अलग हट के इस किताब पे रिसर्च करूं, और मैं उसी में मसरूफ़ रही, क्योंकि ये किताब जो है मेरे पत्रकारिता से परे थी। क्योंकि ये, अगर हम गोल्डन एरा की बात कर रहे हैं, इनकी पैदाइश 1924 में, देन वी गो थ्रू इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड पार्टीशन एंड इस्टेब्लिशिंग द गोल्डन एरा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक बिज़नेस कैसे बनी, म्यूज़िक इंडस्ट्री कैसे इस्टेब्लिश हुई, फिर उन्होंने गज़ल म्यूज़िक इंडस्ट्री कैसे इस्टेब्लिश की। तो ये सब हमारे रोज़मर्रा के पॉलिटिकल न्यूज़ से बहुत अलग हट के था, और मुझे अपने दिमाग को एक ऐसी जगह में ले जाना था कि मुझे ऐसा लगे कि मैं 1940 में रह रही हूँ, मैं 1950 में रह रही हूँ। तो मैं रोज़ की पत्रकारिता, स्पेशली पॉलिटिकल न्यूज़, वो नहीं कर पाती, बहुत रोज़ का इंटरफेरेंस रहता, बिकॉज आई हैड टू टेक माई सेल्फ टू अनदर एरा। उस एरा में वक्त गुजारना था मुझे, तो इसलिए मैं टेलीविज़न से थोड़ा हट गई उस दौरान। सहर, आप मरहूम तलत महमूद साहब के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। तलत महमूद साहब, नाजरीन,
आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस नाम से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो वाकिफ़ ना हो। गज़ल गायकी की बात हो, क्लासिकल म्यूज़िक की बात हो, या फिर उस दौर की बात हो कि जहाँ से गानों की शुरुआत शुरू हुई के.एल. सहगल के ज़माने से। के.एल. सहगल तक का जो ज़माना था वो अलग तरह की गायकी का ज़माना था। लेकिन तलत महमूद साहब का जब ज़माना आता है, मोहम्मद रफ़ी साहब से भी पहले, तो इन्होंने अपनी गायकी को एक मुख्तलिफ अंदाज में ढाला, उस तरह से ढाला कि आज तक उस पैटर्न को बॉलीवुड फॉलो करता है। ये 100 साल का जो सफ़र है 1924 से लेके 2024 तक का एक किताब में उसको लाना, उसको ढालना, ये किस तरह से मुमकिन हो पाया? इसमें बहुत रिसर्च की ज़रूरत थी और लिखने के लिए बहुत डिसिप्लिन की ज़रूरत थी। मतलब मेरा टारगेट रहता था कि मैं हर रोज़ तकरीबन 3 घंटे लगातार किताब लिखती थी और 3 घंटों में मेरा टारगेट रहता था कि कम से कम 1000-1800 लफ्ज़ लिखे जाएं। सो इट रिक्वायर्ड अ वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। और रिसर्च के तौर पे मैं कहूँगी कि ख़ानदान में तो तलत नाना के बारे में बहुत किस्से थे, हम लोग बातें भी बहुत करते थे उसके बारे में। तो किताब में पहली बार कई किस्से लिखे गए हैं, पब्लिक को बताया गया है, मगर वो ख़ानदान के किस्से भी वेरीफाई करने पड़े, जैसे हम बोलते हैं फैक्ट चेक करना पड़ा। अगर मेरी वालिदा बोल रही हैं कि ये 1955 की कहानी है, तो मुझे उसको कोरिलेट करना था कि क्या वो फिल्म 1955 में रिलीज़ हुई, क्या वो गाना 1955 का था, नहीं। तो फिर मुझे आई यूज्ड टू रीविजिट, मेरे ख़ानदान में बहुत लोगों से मैंने बात की और जो जो बातें उन्होंने मुझे बताई, मुझे उनका भी फैक्ट चेक करना पड़ा, बिकॉज इट्स जस्ट बेस्ड ऑन ओरल मेमोरी, यू नो। सो वो भी चेक करना पड़ा, फैक्ट चेक। और फिर इंडस्ट्री से जुड़े, उनके करियर से जुड़े जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई, बात हुई, उसकी भी टाइमलाइन फैक्ट चेक करनी पड़ी। और दोनों किस्म के किस्सों को एक साथ एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उनके जीवन के सफ़र के एक ऑर्डर में डालना पड़ा कि यू नो, जैसे 1924 में पैदाइश हुई तो घर का क्या माहौल था, हिंदुस्तान का क्या माहौल था, आज़ादी की लड़ाई का क्या माहौल था। और बिकॉज मैं एक पॉलिटिकल न्यूज़ कास्टर, पॉलिटिकल एंकर रह चुकी हूँ, मैं चाहती थी कि किताब को एक 360 डिग्री व्यू दिया जाए, क्योंकि मैंने जो दूसरी फिल्म और बॉलीवुड से जुड़ी बायोग्राफीज़ पढ़ी, मुझे ऐसा लगा कि वो सिर्फ उस शख्सियत की बात कर रहे हैं और वो एक वैक्यूम में उस शख्सियत को देख रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे हैं कि अगर 1960 में किसी का फिल्मी करियर है तो उस वक्त देश में क्या हो रहा था, दुनिया में क्या हो रहा था। तो मैंने अपनी किताब में पूरा 360 डिग्री व्यू दिया है कि जब उन्होंने अपना पहला गाना रिलीज़ किया, पहला कमर्शियल गज़ल, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला ना सकेगी, तब वो कलकत्ता में वो था। बट वाई कैलकटा? सो आई हैड टू एक्सप्लेन कि उस वक्त जो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी आज़ादी से पहले की, वो कैलकटा में बेस्ड थी। कमर्शियल एंटरटेनमेंट कैपिटल कैलकटा होता था। फिर बॉम्बे में जब शिफ्ट हुआ तो उस वक्त बम्बई का क्या माहौल था। तो हर चीज़ में मैंने एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी दिया है ताकि आपको लगे कि ये जो इंसान है, जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी काटी है, पूरा डेडिकेटेड टू फिल्म्स, डेडिकेटेड टू गज़ल्स, ये एक सोलो तरीके से नहीं काटी है। जो देश का माहौल था, जो डेवलपमेंट हो रहा था एक नए देश का, एक नए मुल्क का आज़ादी के बाद, उसमें उनका क्या रोल रहा। बिकॉज़ अगर हम गोल्डन एरा की बात करें, जो भी हों, हमारे जितने भी कलाकार हैं गोल्डन एरा के, उनको ये क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए कि उन्होंने हमारी फिल्म और म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक तो उसको एक स्थिरता दी और कमर्शियल वैल्यू उसका इस्टेब्लिश किया, बिकॉज इट वाज अ सॉफ्ट पावर और ऐसी कोई ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री भी नहीं थी। तो कैसे कैसे वो एक उसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ी, यू नो, ऑल ऑफ दैट, पुटिंग ऑल ऑफ दैट इन पर्सपेक्टिव। अच्छा सर, मैं क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं मरहूम तलत महमूद साहब के बारे में, और बात इसलिए भी कर रहे हैं कि आपने एक किताब उनके लिए लिखी है, एक लंबे वक्त तक आपने रिसर्च करी, हिंदुस्तान भर का सफ़र करा, उन पुराने लोगों से भी आपने मुलाकात करी जो 80-90 साल की उम्र में हो गए, और तलत महमूद साहब के दौर के लोग थे वो। तो आज जो हम बात करें मरहूम तलत महमूद जो गायकार थे उनके बारे में बात करें, आपके नाना लगते हैं, आपके ख़ानदान के हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तलत महमूद साहब की जो मखमली आवाज़ थी, क्या गायकी का शौक़ उनको घर में अचानक से लगा? घर के माहौल क्या थे? घर के लोगों ने इजाज़त दी या घर में कोई और भी इस शौक़ को रखता था? घर में सब लोग मौसीकी और मुशायरा के बहुत शौक़ रखते थे। हम लोग लखनऊ ख़ानदान के हैं और हमारे घर पे मतलब
तलत नाना के जो वालिद थे मंजूर महमूद साहब और उनकी जो बहन थी महलिका बेगम, वो अपने घर के आंगन में और कोर्टयार्ड में गज़लों की महफ़िल और मुशायरों की महफ़िल होती थी उनके घर में। तो तलत नाना को फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मिला कि कैसे गज़ल गाई जाती है, मुशायरे में शेर कैसे बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, उनका एहसास क्या है, कैसे लिखे जाते हैं। सो आर्ट्स में तो ख़ानदान बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, प्रोमोटिंग दी आर्ट्स। उस वक्त के माने जाने कलाकारों को बुलाया जाता था। इस हद तक कि हमारे घर बेगम अख्तर जी भी आई थी परफॉर्म करने और महफिल में गाना गाने। एक किस्सा मैंने ये भी लिखा है कि जब तलत नाना ने ज़िद ठान ली कि मैं तो गज़ल ही गाऊंगा और गायक ही बनूंगा, और उनके वालिद ने बोला देखो जहाँ तक प्रमोट करो तो ठीक है, मगर इससे कमर्शियली अपनी फ़ीस ना लो, ये सख्त नाकाबिले बर्दाश्त है। उस वक्त बेगम अख्तर जी ने मंजूर महमूद साहब से बोला भी था कि तलत एक बहुत ख़ानदानी लड़का है, फ़िल्मी दुनिया में डट नहीं पाएगा वो। तो बट एनीवे दैट्स जस्ट एन इंसिडेंट। बट जैसे आपने पूछा घर में ये माहौल था, मगर यहाँ पे एक लकीर खींच दी गई कि आप उससे ख़ुद कमर्शियली आप कुछ अर्निंग ना करें, आप बस प्रमोट उसको करें। तो यहाँ पे उनके फूफी महलिका बेगम का बहुत बड़ा हाथ रहा कि वो अपने भाई को तलत नाना के वालिद को समझाती रही, पर्सुएड करती कि देखो लड़का ख़ास है, उसकी आवाज़ ख़ास है, उसमें उसके दिमाग में बहुत सेंसिटिविटी है, उसको एहसास है शायरी का, जिस तरीके से लफ्ज़ बोले जाते हैं, गाने चाहिए गज़ल में, उसको छोड़ दो, उसको बढ़ावा दो, उसको परेशान मत करो। तो वो मंजूर महमूद साहब इस हद तक पर्सुएड हो गए कि उन्होंने तलत नाना के एटलीस्ट बैचलर्स तक मौसीकी में पढ़ाई करा दी। अरे वाह। तो भाटखंडे यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जो आज है म्यूज़िक स्कूल, जो ब्रिटिश इंडिया टाइम जब इन्होंने एडमिशन लिया उस वक्त मैरिस म्यूज़िक कॉलेज कहलाता था। लखनऊ में। जी बिल्कुल, लखनऊ में था, अमीनाबाद में उनका घर था और कुछ गलियां छोड़ के अमीनाबाद में ये कॉलेज भी था। तो उसी में फिर उन्होंने बैचलर्स पढ़ा और वहाँ से फिर उनकी गायक बनने की जर्नी शुरू हुई। आपका ताल्लुक़, तलत महमूद साहब का ताल्लुक़ लखनऊ से है। लखनऊ जिसको कहा जाता है तहज़ीब का शहर, उसी तहज़ीब के शहर के एक और शख्स थे रहने वाले जिसको मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री के म्यूज़िक डायरेक्टर्स में शायद सबसे ऊंचा, सबसे आला मुकाम हासिल है, वो थे मरहूम नौशाद साहब। नौशाद साहब से तलत साहब की मुलाकात हुई या कराई गई या एक कोइंसिडेंट था? देखिए लखनऊ में तो पहचान थी क्योंकि नौशाद साहब के वालिद जो थे वो एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स की दुकान चलाते थे जी। तो जब तलत नाना घर पे उनके मास्टर जी बुलाए जाते थे उनको गाना सिखाने के लिए, तो अगर हारमोनियम रिपेयर करना है तो वो उन्हीं की दुकान भेजा जाता था। तो इस तरीके में मोहल्ले में जान पहचान थी, मगर असली उनका एसोसिएशन और पार्टनरशिप तो बम्बई आके ही शुरू हुआ जी। और जो नौशाद साहब और तलत नाना साहब की जो पहली पार्टनरशिप थी फिल्म बाबुल से थी जी। जो दिलीप कुमार साहब की फिल्म थी, दिलीप कुमार और तलत नाना की जो बहुत ही गाढ़ी दोस्ती थी उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। बट हाँ, प्रोफेशनल एसोसिएशन तो बम्बई आके ही हुआ। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, तेरी आँख के आंसू पी जाऊँ। ऐसे अनगिनत सैकड़ों इस तरह के जो उनके गले से जो आवाज़ निकली और जो शाहकार बन गए, इतिहास में लिख गए वो गाने जो आज भी बच्चे, बूढ़े और बुज़ुर्गों की ज़बान पर होते हैं। शहर बेंगे मतलब तलत महमूद साहब के ख़ानदान से कभी आपको प्राउड फील होता है कि मैं एक ऐसे शख्सियत के ख़ानदान से हूँ कि जिसको इंटरनेशनल लेवल पे जाना भी जाता है, पहचाना भी जाता है? उनके जो ज़रिए किए गए काम थे वो आज तक चले आ रहे हैं उनके, जबकि 1990 के आसपास उनका इंतकाल हो गया था, तो तब से आज तक उनको दुनिया याद रखते और आप उस ख़ानदान से हैं। जी, आज की तारीख में तो बहुत ज़्यादा फ़ख्र है इस बात का बट बड़े होते टाइम इस बात का एहसास नहीं था। मतलब पता था कि फ़िल्म में एक बहुत बड़े नाम हैं, बहुत बड़े गायक हैं। इनफैक्ट जब उन्होंने 1992 में जब भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण दिया तो उस वक्त हम दिल्ली में थे और वो आए हुए थे दिल्ली राष्ट्रपति भवन में अपना पुरस्कार लेने। तो उसके एक दिन बाद शाम को हम उनसे मुलाकात की उनके होटल रूम में और पूरा दिन उनके साथ गुजारा। उस वक्त मैं महज 11-12 साल की थी। ये सारी बातें हमारे जहन में थी, हमारी ज़िंदगी में गुजरी हुई थी, उनके साथ देखा था, मगर वाकई में हम उनको घर में एक नाना के तौर पे देखते थे
और इनके काम के बारे में इतना सोचा नहीं। इनफैक्ट इस हद तक कि मैं अब पत्रकारिता में मुझे तकरीबन 25 साल हो चुके हैं, मगर जब मैंने ये किताब लिखी और उस किताब लिखने से कुछ साल पहले उनके नाम एक ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट शुरू किया, जश्न तलत, उस वक्त तक मेरे किसी दोस्तों को और मेरे कॉलीग्स को पत्रकार में, और स्पेशली वो कॉलीग्स जो बॉलीवुड रिपोर्टर्स हैं, जो बॉलीवुड कवर करते हैं, उनको इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि वो मेरे नाना थे जी। और बहुत नाराज़गी थी लोगों में अच्छा। जब उनको पता चला कि तुमने बताया नहीं कभी, तुमने इसकी बात ही नहीं की। आई थिंक बाद की उम्र में ज़्यादा हुआ, और स्पेशली किताब के रिसर्च के टाइम जब उनके ज़िंदगी के इतने अलग अलग पहलू पता चले कि उन्होंने वो देश के पहले गायक थे जिन्होंने ग्लोबल कॉन्सर्ट टूर शुरू किए, वो भी 1956 में, और फिर रॉयल्टी राइट्स, प्लेबैक सिंगर्स का रॉयल्टी राइट्स का सबसे पहला मुहिम जो इंडस्ट्री में उठाया अर्ली 1960s में, वो तलत नाना ने उठाया था। तो ऐसी कई बातें हैं जो रिसर्च के दौरान और मुझे पता चली, तो आज की तारीख में तो बेहद ज़्यादा फ़ख्र है। देखिए, बॉलीवुड में तो आज का जो दौर है वो यंग जनरेशन का है, लेकिन बुनियाद के पत्थरों में कहा जाए तो बुनियाद के पत्थरों में के.एल. सहगल साहब, नौशाद साहब, ऐसे अनगिनत नाम, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब, और ये वो तमाम लीजेंडरीज हैं कि जिन्होंने अपने अपने वक्त में वो खिदमत दी हैं कि जब तक ये बॉलीवुड रहेगा, म्यूज़िक के शौकीन रहेंगे, क्लासिकल म्यूज़िक को ख़ासकर गज़ल को सुनने वाले लोग रहेंगे, ये नाम भी ज़िंदा रहेंगे। आप के जहन में ये कैसे आया कि अपने नाना मरहूम के ज़रिए की गई खिदमत को अब आवाम के सामने भी लाना हमें चाहिए, और उनके ज़रिए जो किए गए काम हैं, अच्छे काम हैं, वो भी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप तो टीवी से जुड़ी थी, मुख्तलिफ बहुत बड़े बड़े चैनल्स के साथ आपने काम किया, तो आपसे पहले ख़ानदान में काफ़ी लोग बड़े हुए, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। आपके जहन में किस तरह है कि मैं इस किताब को लिखूँ? मुझे लगता है सबसे बड़ी आसानी की बात ये थी कि मैं एक जर्नलिस्ट थी। अच्छा। तो वो जो लिखने का डिसिप्लिन और स्टोरी खोदने का डिसिप्लिन, निकालने का डिसिप्लिन, लोगों के नंबर्स ढूंढने और उनसे मुलाकात करने का जो एक डिसिप्लिन, हमारा जो एक अप्रोच होता है कि कहानी कैसे लिखी जाए। हम लोग टेलीविज़न में ढेर कहानियाँ लिखते हैं, प्रिंट में हम लोग मैगज़ीन, न्यूज़पेपर्स में कितनी कहानियाँ लिख चुके हैं, मगर ये सबसे बड़ी कहानी थी, क्योंकि ये तकरीबन किताब जो है 90,000 लफ्ज़ की है। अच्छा। राइटिंग डिसिप्लिन, राइटिंग स्टाइल और जो कॉन्फिडेंस है राइटिंग करने का, वो था मेरे पास। कई लोग मुझसे पूछते हैं, जैसे आपने भी बोला कि कैसे लिखी गई, ये तो सही बात है कि मैं इमोशनली बहुत जुड़ी हुई हूँ इस किताब से, मगर किताब लिखते टाइम मेरी पत्रकारिता का जो डिसिप्लिन है वो बहुत काम आया। और मैं सबसे यही बोलती हूँ कि ये ज़्यादा एक जर्नलिस्टिक वर्क है, और एक किताब तभी सही मानों में अच्छी मानी जाती है जब वो बिल्कुल बैलेंस्ड होती है। जी। तो मैंने उनके अच्छे वक्त, बुरे वक्त, अच्छे डिसीजंस, बुरे डिसीजंस, बहुत ही बैलेंस तरीके से सब कुछ साफ लिखा है। ऐसा नहीं है कि कुछ छुपाने की कोशिश की है। अगर उनके ख़ानदान में उनकी मौसीकी और गायक बनने के कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ वालिद साहब के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे, उसके बारे में भी लिखा है, क्योंकि वो भी एक स्ट्रगल था। सो इट्स नॉट अ वेरी rosy picture, it is a great life to talk about, but everything has been written very honestly। जैसे आप एक स्टोरी लिखते हैं, जी, उसी तरीके से लिखी गई है। जाहिर सी बात है, इस किताब में क्योंकि आप ना उस वक्त थी ना हम लोग थे, एक रिसर्च बेस्ड किताब है, और उसके फैक्ट चेक आपने उसको किया, और जो लोग आपको मिलते रहे उनके उस दौर के उनके साथ काम किया था, उन्हीं के ज़रिए आपने पता करके तमाम फैक्ट के साथ ये किताब लिखी है। किताब अवार्ड भी जीत चुकी है, कई अवार्ड जीत चुकी है। इस किताब में ऐसा क्या ख़ास है कि अवार्ड मिले हैं? क्या तलत महमूद साहब के नाम पे अवार्ड मिले हैं, या किताब में कुछ ऐसा है कि उसको अवार्ड मिले? जी, पिछले साल जब किताब रिलीज़ हुई 1924 में उनकी जन्म शताब्दी मनाते हुए, तो पिछला पूरा साल मेरा गुजरा मुख्तलिफ पत्रकारों से बात करके, और अलग अलग फेस्टिवल और मतलब देश भर में ट्रैवल किया है किताब के बारे में बात करने के लिए। तो
मुझे एक चीज़ समझ में आई जो मैंने किताब लिखने टाइम भी अपने जहन में रखी थी। किसी को भी किताब पढ़ते टाइम ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये बड़ी भारी किताब है, ये इतिहास के बारे में, ये इस युग के बारे में, ये गोल्डन एरा के बारे में, ये हमारे मतलब की नहीं है। तो मैंने इसको एक बहुत ही चैटी कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखी है, जैसे आप और हम टेलीविज़न पे बात करते हैं। और अगर आप किताब अंदर देखेंगे तो उसके छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जी। क्योंकि हमारा जो आज के नौजवान हैं उनको पढ़ाई में अगर किताब पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है या उतने बड़े बड़े चैप्टर्स वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो वो एक छोटा चैप्टर पढ़ें और रख लें, फिर कहीं और से दूसरा चैप्टर पढ़ें और रख लें, फिर वापस किसी और चैप्टर पे चले जाएं। सो जैसे आजकल यंगस्टर्स को मोबाइल फ़ोन पे पढ़ने की आदत है ना, तो ये किताब भी आपको ऐसे लगेगी कि कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये सरफेस पे ये पढ़ी जा रही है, बिकॉज इट्स वेरी चैटी एंड देयर मल्टीपल सब चैप्टर्स। कॉन्वर्सेशन ऐसा है कि स्टाइल लिखना ऐसा है कि आप ही से बात हो रही हो। तो कई ऐसे यंग जर्नलिस्ट भी थे जिन्होंने किताब पढ़ी, फिर मुझे इंटरव्यू किया और फिर बताया कि उनको बहुत मज़ा आया किताब पढ़ने में जी। और उनको ऐसा लगा नहीं है कि हम किसी बहुत 50 साल पुराने बारे में बात कर रहे हैं। अवार्ड्स के बारे में मैं ये कहूँगी कि पहली बात लोग बहुत खुश थे कि इनके बारे में किताब लिखी गई, बिकॉज ही वॉज अ वेरी प्राइवेट पर्सन। कुछ चीज़ें पता थी, कुछ नहीं पता थी, एंड it's the passion behind it and the way it was written। लोगों ने पहचाना कि ये मैंने मोहब्बत से लिखी है और मोहब्बत के साथ साथ फुल ऑनेस्टी के साथ भी लिखी है। तो आई थिंक ये बात लोगों को बहुत पसंद आई। मतलब कहते हैं ना कि जो बात दिल से निकले या जिस चीज़ की कोशिश ईमानदारी से की जाए वो चीज़ अच्छी हो तो उसमें मदद कुदरत भी करती है। अच्छा सहर, 1940 से 1990 के दरमियान तकरीबन 800 के आसपास गज़लें और गाने मिलाकर हैं तलत महमूद साहब के। जी। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ अपनी रिसर्च के दौरान, लोगों से मिलने के दौरान या किताब में कोई ऐसा जिक्र तस्करा है कि आप तलत महमूद साहब का ये गाना सबसे अच्छा था और ये गाना ज़रा निचले कैटेगरी का था? सबसे अच्छा तो कहना मुश्किल होगा क्योंकि इनके इतने खूबसूरत गाने हैं, क्लासिक बन चुके हैं ये गाने। मगर एक गाना जो मुझे हमेशा से पसंद था और किताब लिखते वक्त मेरे बहुत करीब भी आ गया जी। वो उनकी जहाँ आरा फिल्म से जो गज़ल है फिर वही शाम जी। क्योंकि उसमें अंतरा एक है, जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के ना हो, जो अधूरी रही वो बात कभी हो के ना हो, फिर मेरी मंजिल तेरी मंजिल से बिछड़ आई है। तो ये जो लाइंस थी मेरे दिल के बहुत करीब आ गई, क्योंकि जब मैं किताब लिखती थी मेरा बहुत जी चाहता था मैं उनसे बात करूं जी। और बात उनसे ऑब्वियसली हो नहीं पाती थी। और मुझे ऐसे कभी एहसास होता था कि वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। कभी बहुत अटकलियाँ आई किताब में जी। और मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे साथ बैठे हुए हैं, मेरे कंधे पे मेरा हाथ रखे, अपना हाथ रखे हुए और बोल रहे हैं थोड़ी और कोशिश करो, थोड़ी और कोशिश करो, अब इससे बात करो, अब उससे बात करो। आई रियली फेल्ट दैट ही वाज विद मी, यू नो। और ये गाना मुझे बार बार मेरे जहन में आता था, क्योंकि मेरी मंजिल तेरी मंजिल से बिछड़ आई है और उनसे मेरी बात हो नहीं पाती थी जी जी जी। ये गाने वाकई जो आपने, हमें पता भी नहीं था कि आप भी माशाल्लाह खूब अच्छा गाती हैं। और पता होता तो शुरुआत हम इसी बात से ही कर लेते कि सहर साहिबा जर्नलिज्म ज़रा थोड़ी देर के लिए अलग रखिए, पहले जो है तलत साहब का हमें कोई अच्छा सा गाने सुना। लोग यही बोलते हैं कि तुमने गायकी में ट्रेनिंग क्यों नहीं ली, तुम पत्रकार क्यों बन गई। बट आई थिंक मुझे अपने पत्रकारिता के जर्नी में बहुत मज़ा आया और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक पत्रकार हूँ। नहीं, ये जाहिर सी बात है, इतने सारे लोग थे कि अल्लाह ताला जिसको चुनता है उसी से ज़रिया बनाता है, उसी को आगे बढ़ाता है, उसके ज़रिए कोई ना कोई काम भी करा लेता है। अच्छा सहर, क्योंकि प्रोग्राम के हमारे वक्त की थोड़ी कमी भी है और वो एक पर्सनैलिटी जिसने 50 साल इंडस्ट्री को दिए, 800 से ज़्यादा गाने और गज़लें दिए और एक लंबा तवील सफ़र किया, इंटरनेशनल शोज़ तक जाके वो करते थे और लगातार बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हैं कि बीच में ही ट्रेन रोक ली गई उनके सफ़र के दौरान कि आप ट्रेन यहीं रोको और पहले हमारे यहाँ आप जो है कंसल्ट करके जाइए, प्रोग्राम करके जाइए। किस्सा जो आप कह रहे हैं, जो आपने किताब पढ़ी है, ये किताब में पहली बार निकल के आया है। तो ऐसे किस्से बहुत है किताब में जो पहली बार निकल के आए हैं और जिन से मेरी मुलाकात हुई है, जैसे कविता कृष्णमूर्ति जी जिन्होंने अपने गायकी का सफ़र तलत नाना के कॉन्सर्ट शोज़ से शुरू किया। उन्होंने इतनी मोहब्बत के साथ मुझसे बात की। दिलीप कुमार साहब और तलत नाना साहब की जो इतनी गहरी दोस्ती थी,
मेरी सायरा बेगम, सायरा बानो जी से बात हुई। जी। उन्होंने मुझे एक बार कुछ किस्से बताए और एक बार इतनी दिल छूने वाली बात की उन्होंने। शब बारात की रात थी जी। और उन्होंने बोला मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ अभी, और आप मुझे तलत महमूद के ख़ानदान के जो उनके अज़ीज़ और उनसे करीब ख़ानदान के थे उन सब का नाम दो, क्योंकि मैं रात की नमाज़ पढ़ रही हूँ और मैं उनके नाम की और उनके भी दुआ पढ़ूँगी। तो ऐसे बहुत ख़ूबसूरत मोमेंट्स थे, बहुत ही दिल छूने वाले एहसास थे। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मैं ऐसे वक्त में मेरी ज़िंदगी थी कि मैं किताब लिख सकती थी, और मेरे पास मीन्स ऑफ फंक्शनिंग, जो टूल्स होते हैं जर्नलिज्म में, जो मुझे पता था कि कैसे। किस नाम से किताब है ये, मार्केट में किस नाम से अवेलेबल है, अगर कोई लेना चाहे तो? जी तो अभी तो फ़िलहाल अंग्रेज़ी में किताब है। जी। मगर मेरा इंटेंशन है कि इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए, हिंदी में भी ट्रांसलेट किया जाए। तो अंग्रेज़ी में जो किताब है वो है तलत महमूद द डेफिनेटिव बायोग्राफी। ओके। सहर, आखिर में चलते चलते आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगी तलत महमूद साहब की जो अपनी पर्सनैलिटी है, और जो किताब में जो आपने मैसेज दिया है, जो जनरेशन अब जो मतलब इस तरह के म्यूज़िक को भूलती चली जा रही है, बहुत तरह के सवालात हो सकते हैं, आपका क्या मैसेज होगा हमारे व्यूवर्स के लिए? देखिए, आपका अपने जीवन गुजारने के बारे में मैं ये कहूँगी, जो मैंने तलत नाना से भी सीखा, उनके जीवन से भी सीखा और ख़ुद अपने जीवन में भी इख्तियार किया, इज़ लिव योर लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीक़े से गुजारिए, आप एक डिग्निफाइड तरीक़े से ऑफ कोर्स गुजारिए, मगर डिसीजंस जो हैं आप वही लीजिए जिसमें आपका दिल और दिमाग दोनों जुड़ा हो। जी। कहते हैं कि दुनिया में तो सब आते हैं, लेकिन दुनिया में आकर एक मकसद तलाश करना होता है कि हम किस मकसद से इस दुनिया के अंदर आए हैं। तो सहर जमा साहिबा ने अपना मकसद तो 2018 में ही तलाश कर लिया था कि मुझे इस मकसद पे काम करना, और कामयाब भी हुई। हम दुआ करेंगे कि जो उन्होंने मेहनत की है, खिदमत की है, वो उनकी मेहनत खूब सराही जाए, खूब आगे तक जाए, इंटरनेशनल लेवल तक इस किताब को जाना जाए। और लोगों से मतलब ये भी है कि जो जहाँ पर भी म्यूज़िक के शौकीन हैं, तलत महमूद साहब के तो बहुत सारे लाखों फॉलोवर्स हैं, तो वो इस किताब को जब पढ़ेंगे उनको कुछ नई चीज़ें उनके बारे में जानने के बारे में ज़रूर मिलेंगी। सहर जमा साहिबा, आप हमारे स्टूडियो में अपना कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाईं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, और किताब पे इंशाल्लाह एक फ़िल्म भी बनाई जाए तो ये भी बहुत बेहतरीन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, होप फॉर द बेस्ट, और जहाँ चाह वहाँ रहा कह सकते हैं हम। आपने आज अपनी ख्वाहिश और ज़ाहिर की और आपने ख्वाहिश ज़ाहिर की है तो कुछ ना कुछ आपकी प्लानिंग चली रही होंगी। तो नाजरीन, फ़िलहाल अपने होस्ट, अपने दोस्त रियाज़ मलिक को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते एक और शख्सियत के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।